डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो समाजशास्त्र का पेपर होना है 2023 यूपी बोर्ड का, इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। पूरे इस क्वेश्चन पेपर को आप चेक करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस पेपर पर आधारित यह जो पेपर प्रश्न पत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर समय आपका 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 100 और निर्धारित कुछ यहाँ पर नोट एवं निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होगा। पहले खंड का देखें, यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्म समाज की स्थापना 4 विकल्प दिया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा यह स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुआ था। ब वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने द्वितीयक संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है। द्वितीयक संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं का सेफ्टी वाल्व माना है, वह थे टालकास्ट पार्सन्स, अर्थात अ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, अ वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है। राष्ट्रीय एकीकरण कब होता है, जब हमारा राष्ट्रवाद होता है, स वाला विकल्प राइट होगा यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है। यदि पूर्व कल्पित विचार रखा जाए किसी समूह के द्वारा दूसरे सदस्यों के प्रति, तो उसको हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। अ वाला यहाँ पे राइट होगा आपका। इसके बाद 6वां देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। 4 विकल्प दिया गया है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी हैं। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना किसने किया था। देखिए बीपी वाडिका ने किया था। अ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 8वां देखें, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया था। 1960 से 1970 के दशक में लागू हुआ था। अ वाला राइट होगा विकल्प यहाँ पे, अ। प्रश्न 9 देखें, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दिया था। एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। अ वाला राइट हो जाएगा। 10वां देखें, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। स वाला आपका राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। 11वां क्वेश्चन देखें, समाज किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए समाज का मतलब होता है, समाज में कुछ तमाम लोगों का समूह होता है। समाज क्या है, विभिन्न प्रकार के लोगों का एक समूह है जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र रखते हैं, वहाँ जहाँ भी वो रहते हैं उनका एक विशेष क्षेत्र एरिया होता है। प्रश्न 12वां देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का क्या क्या उपाय हैं, क्या सुझाव हैं। देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का बहुत से उपाय है। शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, परिवार नियोजन की भावना होनी चाहिए, विवाह की आयु में वृद्धि कर दिया जाए, संतानोत्पत्ति की जो सीमा है उसका सीमा निर्धारण किया जाए, तभी कंट्रोल किया जा सकता है जनसंख्या पर, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए उनका, और जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, और तमाम प्रकार के जो संचार के माध्यम है वो बहुत विकसित किया जाए, ताकि उसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा सके इस जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए। प्रश्न 13वां देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जनजाति समुदाय व अंतर विवाह को समझाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जनजाति समुदाय क्या होता है, तो जनजाति समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे खास करके जंगली इलाकों में, पहाड़ों में, वो क्या होते हैं, जनजाति समूह होते हैं। प्रश्न 13वां देखिए पूछ रहा है कि 13वां का ये अंतर विवाह का मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे, अपने ही समूह में करे, तो अंतरजाति विवाह कहलाता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से किस प्रकार डिफरेंस है, किस प्रकार भिन्न है। फिर आगे पूछा है कि अनुसूचित जातियों की क्या प्रॉब्लम रही है, समस्याएं रही हैं। देखिए यहाँ पे
जो आदिवासी समूह, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समुदाय है, तो वो संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। संघर्ष अपनी पहचान के लिए करते हैं। आदिवासी लोग अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं, और जो दलित होते हैं वो अपनी अस्मिता के लिए, अस्मिता, अपनी लोक लज्जा के लिए करते हैं। आगे पूछा कि अनुसूचित जातियों की प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या हैं। तो वो जो अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी समस्या है कि सामाजिक जो आर्थिक है, आर्थिक दृष्टि से उनकी जो मनोदशा है बहुत हीन है। और दूसरका कि ये कि धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। प्रश्न देखिए 15वां दिया है, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए टीडी कैंपर ने बताया था कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह अथवा संग्रह अथवा व्यक्ति होता है जिसमें उसका व्यवहार, उसका आचरण, मनोवृत्ति इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। आगे पूछा कि उदारीकरण, प्रश्न 16वां देखिए, उदारीकरण और ग्रामीण समाज क्या है? देखिए उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में होता है जिसमें कि जो कंट्रोल होता है, जैसे सरकार का अपने राज्य पर कंट्रोल है, तो तमाम प्रकार के जो नियंत्रण है, यदि नियंत्रण को ढिलाई कर दे, नियंत्रण में छूट कर दे, जिससे ऐसे नियंत्रण को छूट कर दे जिससे कि देश की जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इसमें आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली जो सभी नीतियां हैं सरकार द्वारा उसको हटा लिया जाता है, ताकि देश में अधिक से अधिक अर्थ की उत्पत्ति हो और हमारा देश उन्नति की राह पर चले। इसको हम उदारीकरण कह सकते हैं। एक तरह से देखते हैं जैसे नशीली पदार्थ का सरकार रोक नहीं लगाती ताकि उसको अधिक से अधिक मुनाफा होता है। दूसरा आगे दिया है कि ग्रामीण समाज क्या है, तो ग्रामीण समाज तमाम प्रकार के व्यक्तियों का एक समूह होता है। वहाँ के व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि एक दूसरे के काफ़ी सन्निकट होते हैं, बड़े समुदाय के अंतर्गत। अगला पूछा है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां वाला, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या खासियत होती है? तो जो डॉक्टर योगेंद्र सिंह थे उन्होंने बताया कि आधुनिकीकरण होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है। वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय मानते हैं जिसमें तकनीकी, तार्किक अभिवृत्ति एवं सार्वभौमिक दृष्टिकोण, परानुभूति, मान्यता, मानवता, प्रौद्योगिकी, प्रगति आदि उसको शामिल किया जाता है। और उसकी विशेषताएं पूछा, खासियत यह है कि इसमें जो लोग होते हैं जाति बंधनों और अंधविश्वास से विमुख रहते हैं। तमाम प्रकार की जो जाति प्रथा या तमाम अंधविश्वास होते हैं उससे लोग क्या होता है आधुनिकीकरण में आजकल उससे निवृत्त हो रहे हैं, उसके प्रति उनकी भावना नहीं रह गई। और इस अवधारणा का संबंध वैज्ञानिक मूल्यों से भी है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि यहाँ की इसमें जो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक व्यवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न 18वां बहुत ही महत्वपूर्ण, सामाजिक, देखिए सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत को बताना है। आप सापेक्षिक वंचन का मतलब किसी विशेष लाभ से वंचित कर दिया जाना, कोई भी अधिकार है या किसी भी चीज़ से उस समूह को वंचित कर दिया जाना। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक समूह या उस विशेष समूह को ऐसा लगे या वो ऐसा महसूस करे कि अन्य लोगों से उसको जो मिलने वाली सुख सुविधा है उससे वंचित किया जा रहा हो। इससे क्या होता है उनके अंदर क्रोधपन की भावना जागती है। ये हमारा सापेक्षिक वंचन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला दिया पर्यावरण आंदोलन क्या है, तो पर्यावरण आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसमें हम एक ऐसा आंदोलन छेड़े जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे हमारी जल है, वायु है, मृदा है, वन है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, एक संघर्ष करके बचाएंगे, एक आंदोलन चला करके बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, मातृ मृत्यु दर क्या है? ठीक, जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये दो चीज़ें पूछा है। तो मातृ मृत्यु दर क्या होता है कि जैसे कोई भी माता होती है तो उसके द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है, शिशु बच जाते हैं पर माँ मर जाती है। तो प्रति 1000 जीवित बच्चे के जन्म देने के उपरांत मरने वाली उन महिलाओं की संख्या को ही मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। दूसरा का पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि चाहे 1 वर्ष में निकाला जाता है सरकार के द्वारा, 6 माह में, कहीं कहीं 10 वर्ष में। तो किसी राज्य अथवा देश में इन अवधियों में जितनी जनसंख्या में मुनाफा होता है, या यह कहें कि उन व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि होती है वही क्या है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या दिया है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत में क्या सन्निहित है इस सिद्धांत में? तो देखिए राष्ट्रवाद में जो वहाँ की सरकारें होती है, एक सरकार अपने एरिया, अपने स्टेट, अपने राज्य में वहाँ की जो लोग होते हैं उस पर शासन करती है, अपना अधिकार चलाती है। तो राष्ट्रवाद में उस सरकार को एक सार्वभौमिक शक्ति प्राप्त होती है।
ठीक, राष्ट्रवाद का सिद्धांत यह मानता है कि सभी लोगों को क्या होता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए और सार्वभौमिक अधिकार होना चाहिए। अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, उन्नतशील बीजों, कृषि के तरीकों में सुधार, नए नए तकनीकी का प्रयोग हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। और हरित क्रांति के बहुत से प्रभाव पड़े हैं। हरित क्रांति से जहाँ पहले उपज कम होती थी, नए नए तकनीकों की वजह से आज खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ है, बहुत ही वृद्धि हुई है। और कृषि के तरीकों में वृद्धि हुई है, मशीनीकरण बढ़ा है, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप इत्यादि नए नए यंत्र आए हैं बहुत तेजी से। और यहाँ पे जो तमाम प्रकार के नई नई मशीनें, खरपतवारनाशी, उर्वरक, कीटनाशी पदार्थों में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हरित क्रांति का यह भी प्रभाव है कि किसानों का आय भी पहले के अपेक्षा बढ़ा है। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से 21। देखिए 21 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, माल्थस के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। पहले ये समझ ले कि जो माल्थस थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जो मानव जाति है वो हमेशा दरिद्र का दरिद्र ही बना रहेगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि की उत्पादकता में कमी होती जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए उन्होंने ये बताया, तमाम तरीके अपनाए, जनसंख्या कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, कृत्रिम निरोध अपना करके, विलंबित विवाह, यौन संबंधी ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करके। और इसके लिए उन्होंने तमाम अकाल महामारी जैसी इत्यादि समस्याओं की बातें करते हैं। तो माल्थस के सिद्धांत का आलोचना यूरोपीय देश वालों ने किया। उन्होंने बताया कि नहीं, आज जो है तमाम तकनीकी में तेज़ी से सुधार हुआ है, तकनीकी में वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर जैसे जैसे हमारी मेडिसिन विभाग आगे बढ़ा है, जनसंख्या में जो गिरावट होती है, जनसंख्या मृत्यु दर घटा है, जन्म दर भी धीरे धीरे कम हुआ है। और यह भी बताया गया आलोचना करते हुए कि जनसंख्या में जितनी तेज़ी से वृद्धि हुई है, हमारी जो खाद्य उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं पहले से डिफरेंस, अंतर हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए। तो रूढ़वादिता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विशेष समूह हो तो वहाँ उनके अंदर एक प्रकार की एक बनी हीन धारणा, एक किसी विशेष समूह का एक पूर्वाग्रह कह सकते हैं। वो पहले से मानते हैं कि अरे ये है तो है पहले से। यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे कोई जातियां हैं तो ये इस जाति का है, तो उस जाति का है, इस कुल का है, ये कोई कायर है तो कोई वीर है। इस तरह की एक रूढ़वादिता परंपरा चली आती है, ये हमारे रूढ़वादिता के अंतर्गत आता है। अथवा दिया है सांस्कृतिक विविधता को समझाइए। देखिए, सांस्कृतिक विविधता का मतलब ये होता है कि हमारे देश में तमाम स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी एक पहचान होती है, अलग अलग उनकी संस्कृति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, कुल, जाति के आधार पर ही उनको हम विभाजित कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देख करके आपको जाना है यूपी बोर्ड में। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना की विशेषताओं का परिणाम है, इस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, सामाजिक बहिष्कार का मतलब कि कोई ऐसा विशेष समूह जिसको किसी लाभ से वंचित कर दिया जा रहा हो, जो लाभ सभी लोगों को मिलता है, बहुसंख्यक लोगों को मिलता है, उससे उस विशेष समूह को अलग कर दिया जाए, उस लाभ से अलग थलग कर दिया जाए। जैसे किसी को अच्छा कपड़ा मिल रहा है, किसी को अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, लेकिन किसी ऐसे समुदाय, ऐसे व्यक्ति को उन सब चीज़ों से अलग थलग कर दिया जा रहा हो, ये हमारा जो है सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पूछा है पश्चिमीकरण क्या है, इसकी क्या खासियत है, विशेषताएं बताइए। देखिए, पश्चिमीकरण का मतलब आज हमारे समाज में, हमारे देश में, यानी कि एक ओर की सभ्यता, एक ओर का रहन सहन हमारे दूसरे क्षेत्र में चला जा रहा है। ठीक है, पश्चिम के देश, जैसे पाश्चात्य जो संस्कृति रही है, वहाँ की परंपरा, वहाँ का पहनावा, वहाँ का वेशभूषा हमारे उत्तर की तरफ आ रहा हो, वहाँ की जो आर्थिक, सामाजिक, ये नैतिक स्थितियाँ रही है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दिया है, इसी को हम कहते हैं पश्चिमीकरण। वहाँ की पश्चिम की सभ्यता हमारे आप में आ जाए। इससे होता क्या, इसकी खासियत क्या होती है, पश्चिमीकरण की सभ्यता ने हमें विखंडित कर दिया। हम आज परिवार में विभाजित हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ता जा रहा है, घर परिवार अलग अलग थलग होता जा रहा है, और कुछ जो पहले के भारतीय मूल्य हैं, उनके मूल्यों का पतन हो रहा है।
तमाम परिवर्तन आए हैं पश्चिमीकरण से। धर्म बटा, नैतिकता का पतन हुआ, समाज में आर्थिक मूल्य एवं विलासी जीवन जीने सभी लोग जीना चाहते हैं। सुख का जीवन पश्चिम सभ्यता का देन रहा। जीवन में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व या बोलबाला बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विभेदीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करना है। देखिए विभेदीकरण क्या है, इसके अंतर्गत बताया गया कि धनी और धनवान होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, यानी कि जो गरीबों की स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। पहले जो चीज़ें होती थी उसमें आज परिवर्तन हो गया। पहले श्रमिकों को काम के बदले अनाज मिलता था, आज अनाज के बदले पैसे मिलने लगा, तो बताया गया कि उनकी स्थिति और डैमेज होती गई। ये हमारा विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ रहा है कि भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पिछड़े वर्गों की क्या प्रॉब्लम है। पिछड़े वर्गों की जो जिंदगी है बहुत ही बेकारी की जिंदगी है। वो शोषित हैं, पीड़ित हैं और बहुत ही सताए हुए हैं। उनके पास आय का साधन नहीं है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाए। और कार्य तो बहुत है उनके सामने, बहुत कठिन कार्य होते हैं, जीवन स्तर बहुत निम्न है और उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी कभी तो ऋण लेना पड़ता है और ऋण चुका न पाने के कारण वो आटा में पीसे जाते हैं, उस जंजाल में फंस जाते हैं, ठीक है। उस चक्की में स्थिति और भी बद से बदतर होती चली जा रही है उन पिछड़े हुए वर्गों का, शोषितों का, वंचितों का। तो क्वेश्चन नंबर 27, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार से जन्म दिया है। देखिए औपनिवेशिक शासन क्या होता है। औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है एक देश दूसरे देश को अपने कब्जे में कर ले। माने यह एक देश चाहे कि उस दूसरे देश का कोई भूखंड, कोई भूभाग अपने एरिया में, अपने कब्जे में, अपने राज्य में समाहित कर लिया जाए और उस पर वह शासन करे, छीन करके उस पर अपना हुक्म चलाए। ये औपनिवेशिक के अंतर्गत होता था। पहले बहुत हुआ करता था। जैसे आज भी पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत का जो कश्मीर है वो अपने अधीन में कर ले और अपना हुकूमत वहाँ पर चलाए। ये औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आएगा। 15वीं से लेकर के 20वीं सदी तक ये दुर्भावना चला था इस प्रकार का। तो इसका क्या प्रभाव रहा है, तो औपनिवेशिक शासन में भारतीयों का चेतना जो उससे उत्पन्न विचारधारा रहा है वह यह रहा है कि इससे क्या होता है कि औपनिवेशिक शासन पहली बार राजनैतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। इससे एकरूपता भी बढ़ता है। दूसरी तरफ ये होता है कि कहीं न कहीं आप एक देश द्वारा दूसरे देश के भूभाग को अपने एरिया में कर लेना, शत्रुता या दुश्मनी भी पालना होता है। और अगला ये इसकी विशेषता होती है कि भारतीय समाज को ये कई प्रकार से अपने आप में भी भयभीत करने की चेतना बढ़ी है, ये भी हो सकता है। और आधुनिकीकरण की जो ताकत रही है उससे भी ये अपना परिचय कराया गया है। ऑप्शनल वाला ये जो क्वेश्चन दिया, भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके गुणों को बताना है। देखिए पहले से जो पहली प्रथा थी, आज जो है बहुत ही अल्टरनेटिव परिवर्तन आए हैं। खास करके इंडियन जो कास्ट है भारतीय जाति में, पहले छुआछूत, भेदभाव, जाति की प्रथा बहुत तेज था चारों तरफ, लेकिन आज धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। बहुत से परिवर्तन आए हैं। देखिए उस समय ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खास माना जाता था। ब्राह्मणों को धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आया है, ठीक है। आज ब्राह्मण प्रधान नहीं बल्कि कर्म प्रधान हो गया है, जो जाति हो गया है। जातियों के जो स्थानांतरण है, उनका संस्तरण है, उनमें परिवर्तन है। संस्तरण में फिर अस्पृश्य एवं दलित वर्गों की जो सामाजिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं हैं उनमें परिवर्तन आया है। पहले लोग किसी विशेष जाति को छुआछूत या हीन भावना से देखते थे, आज उसमें गिरावट आई है। विवाह संबंधी जो प्रतिबंध होते थे उसमें भी परिवर्तन आया है। यह सभी जाति के अंतर्गत अल्टरनेटिव चेंज आए हैं। जो पेशा का चुनाव में स्वतंत्रता है उसमें परिवर्तन आया है। पहले तो ये होता था कि वो विशेष जाति का है तो उसको उसी जाति का काम करना चाहिए, लेकिन आज नहीं। आज हर कोई अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी बिजनेस व्यापार वह कार्य चुन सकता है। सभी को संविधान में आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट, परियोजना कार्य के गुण बताइए। देखिए परियोजना कार्य के आज निम्नलिखित लक्षण है, गुण हैं। आत्मविश्वास का अवसर बढ़ा है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी या कोई भी अध्ययन कर रहा है तो उसमें जो इंटरनल बिलीव है उसमें जो है ग्रोथ हुआ है। फिर यह एक जो परियोजना है ये व्यवहारिक है, व्यवहारिकता का प्रभाव पड़ा है। व्यवहारिकता की प्रकृति के द्वारा आज तमाम प्रकार के समस्याओं का समाधान
खोजने में लगे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि आती है, विकास का समान अवसर बढ़ता है, सामाजिक भावना का भी विकास होता है इसमें। अथवा वाला क्वेश्चन दिया कि हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, हरित क्रांति क्या है? कृषि के तरीकों में सुधार लाना, उन्नतशील जो तकनीकी आई है, उन्नतशील बीज, दवा, खाद और तमाम प्रकार के कृषि के नए नए तकनीकी यंत्र, मशीनीकरण, ये हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसका सामाजिक प्रभाव की विवेचना, सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। भले से आज नई नई तकनीकियों के द्वारा हमारा कृषि उपज बढ़ा है और उत्पादकता और हमें मुनाफा बढ़ा, आर्थिक स्थिति में विकास हुआ है, लेकिन इससे बहुत ही विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। इसलिए विपरीत प्रभाव पड़ा है कि ये जो हरित क्रांति रहा, यह एक जो नए नए प्रौद्योगिकी आए, नए नए कल पुर्जे मशीन आए, इससे क्या होता है कि मध्यम और बड़े अमीर किसान कह सकते हैं, जो बड़े किसान हैं उन्हीं को लाभ हुआ, क्योंकि उनके पास रकम है, पैसा है, वहीं वो उन खाद बीजों को और कृषि यंत्रों को खरीद सकते हैं, इतना महंगा महंगा चीज़ों को खरीद सकते हैं। छोटे वर्ग तबके के लोग कहाँ खरीद पाएंगे? तो कहीं न कहीं दुष्प्रभाव तो है हरित क्रांति का। दूसर का ये कि जो बड़े किसान हैं अपना इन तकनीकी का प्रयोग करके जो मुनाफा कमाते हैं, बाजार में बेचते हैं और अधिक धनवान बनते हैं, लेकिन शोषित और छोटे किसान और गरीब होते चले जा रहे हैं। असमानता पैदा करता है जो हरित क्रांति है। और अगला बात ये कि जो पहले मजदूर हुआ करते थे, यूपी, खास करके यूपी और बिहार के मजदूर, आज धीरे धीरे उनका शहरों के प्रति पलायन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जहाँ पहले लोग किसान खेतीहर मजदूर होते थे, वो खेतों में काम करते थे, आज उसके स्थान पर मशीन आ गया, ट्रैक्टर आ गया, कलपुर्जे ने स्थान ले लिया, तो वो बेचारे जाएं कहाँ? तो उनका तो हक मारा जा रहा है। इसलिए आज उनकी दशा जो है बहुत हीन से हीन होती जा रही है बदतर, क्योंकि उनके सामने तो रोजी रोटी की समस्या है, उन बेचारे शोषित गरीब वर्ग, मजदूर वर्गों के सामने। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। 29 है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें। देखिए, संस्कृतिकरण होता क्या है? संस्कृतिकरण शब्द का जो प्रतिपादन है M.N. श्रीनिवास ने किया था। तो उनके अनुसार क्या होता है कि निम्न वर्ग के या निम्न लोग या निम्न वर्ग के जो भी जाति समूह हैं, उच्च जातियों की जो विचारधारा है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, उनकी परंपरा को वो भी अपनाते हैं। वो जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे जातियों के भी लोग अपना रहे हैं। ये हमारा क्या होता है? संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो संस्कृतिकरण के अंतर्गत जो बड़े लोगों की जो भाषा है, संगीत है, नृत्य है, नाटक है, कर्मकांड, जैसे जैसे वो लोग करते हैं वैसे वैसे निम्न लोग भी करते हैं। यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया हम कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अपनाई जाती है। लोग उन परंपराओं से अलग अलग तरीके से मनाते हैं, मानते हैं। तो इसका जो आलोचना हुआ, बहुत जम के इसका आलोचना हुआ है, क्योंकि उच्च जाति के लोग कोई चीज़ करते हैं तो उसका जो क्रियाकलाप है निम्न या छोटे लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं असमानता तो पैदा करता है। सामाजिक गतिशीलता ये लाने का काम कर रहा है। निम्न जाति का जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये कह सकते हैं। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि जो उच्च जाति की जीवन शैली रही है, निम्न जाति की जीवन शैली से थोड़ा सा अलग, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं उनका जो अनुष्ठान है, धर्मकांड है, रीति रिवाज है, वो जब निम्न जाति के लोग अपनाते हैं तो उनके सामने समस्याएं आती है, असमानता उत्पन्न होता है। तो उस असमानता के चलते जो निम्न जातियां हैं वो सबसे निचले पायदान पर ढकेले जाते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, क्वेश्चन है आदिवासी संघर्ष। आदिवासी संघर्ष, देखिए हमारे भारतीय समाज में, हमारे संस्कृति में इन्हें जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासियों को इनकी कुल मिलाकर के 427 आदिवासी जनजातियों में ये बटे हुए अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है इनको। तो इनकी कुल 427 जातियां हैं। ये अलग अलग भूभाग में रहते हैं, खास करके जंगली पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनकी एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, क्योंकि ये अपने ये सोचते हैं कि ये चूँकि भाई जंगल की एरिया में रहें, जंगल की जो भूमि है उस पर काबिज रहें, जंगलों की जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उस पर उनका आदिवासियों का अधिकार हो। लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों से आज धीरे धीरे वो वंचित हो रहे हैं। सरकार का उस पर अधिकार हो रहा है, उन जंगली भूभागों पर उनको बहिष्कार किया जा रहा है आदिवासियों को। इसी के खिलाफ वो लोग मोर्चा ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक,
आज सरकार उनको विस्थापित कर रही है जंगलों से। तो सबसे बड़ी उनके सामने एक विकट समस्या है और संघर्ष करते हुए नजर आते हैं आदिवासी समूह, जनजाति समूह। पूरे क्वेश्चन को आप डिटेल में इसको आप चेक कर लेंगे। सो थैंक्स एग्जाम फॉर यू।